हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। और आज मैं लाई हूँ क्लास 11 चैप्टर 4 जो एनसीईआरटी है इकोनॉमी का। मेरा नाम प्रिया है, मैं आपको करवा रही हूँ एनसीईआरटी और मैंने बहुत टेस्ट भी करवा रखे हैं यूपीएससी आरओ सबका। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, टेस्ट दीजिए, टेस्ट करिए और आपको कैसा फीडबैक दीजिए। और जितने भी टेस्ट आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जाके। तो भारत में मानव पूंजी का निर्माण कैसे हुआ, इसके पहले के चैप्टर में आपने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में मानव पूंजी का निर्माण। तो अगर इसके पहले के चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा तो जाइए उसको पढ़िए। तो 9 10 का कंप्लीट हो चुका है, उसका एनसीईआरटी कंप्लीट करिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एक क्लास 11 का है चैप्टर 4। चलिए इसको करते हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस होगा यूपीएससी और अदर आरपीसी एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज हम करेंगे इकाई 3, जिसमें हम करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां। और ये 2023-24 का एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है, याद रखिएगा। तो ठीक है। ये जो है भारत में मानव पूंजी का निर्माण, मानव पूंजी का निर्माण आज हम करेंगे। तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप क्या क्या जान जाएंगे, ये जान जाएंगे कि मानव संसाधन, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास की अवधारणाओं को समझ सकेंगे। और मानव पूंजी में निवेश, आर्थिक समृद्धि, मानव विकास के परस्पर संबंधों को जानेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय की आवश्यकताओं को समझ पाएंगे और भारत की शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, परिचय के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मानव जाति के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें। ये शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने की और उनका प्रसारण करने की क्षमताएं हैं। तो जो मनुष्य बातचीत, लोकगीत और बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करते आ रहे हैं, मनुष्य ने यह शीघ्र जान लिया कि हमें कार्यों को कुशलता पूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण और कौशल की जरूरत होती है। हम जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होते हैं। इसी कारण से पहला दूसरे की अपेक्षा अधिक आय का सृजन करता है। आर्थिक समृद्धि में इसका योगदान क्रमशः अधिक होता है ना, मतलब श्रम की से ज्यादा मानसिक श्रम की ज्यादा योगदान है। शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसके तौर पर अधिक मूल्यवान लाभ है। शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। यह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों को चयन कर पाने योग्य बनाती है और व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों को बेहतर समझ प्रदान करता है और नव परिवर्तनों को बढ़ावा देता है। शिक्षित श्रम और शक्ति की उपलब्धता नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होती है। देश शिक्षा के अवसरों के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हैं, क्योंकि यह विकास प्रक्रिया तेज करती है। मानव पूंजी क्या है? तो ह्यूमन कैपिटल जिसे बोलते हैं, ये क्या है? तो जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधन, कारखानों जैसे भौतिक पूंजी में परिवर्तन कर सकता है, उसी तरह वह अपने छात्र रूपी मानव संसाधनों को नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता, डॉक्टर जैसे मानव पूंजी में भी परिवर्तित कर सकता है। समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की जरूरत है, जो ऐसे योग्य व्यक्तियों के रूप में अधिक होती है जो पहले स्वयं प्रशिक्षित हो चुके हैं, प्रोफेसर आदि के रूप में कार्य करने योग्य हों। दूसरे शब्दों में हमें अन्य मानव पूंजी जैसे नर्स, किसान, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षक, प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि हमें मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश करने की भी आवश्यकता है। आइए इन प्रश्नों के माध्यम से मानव पूंजी के अर्थ को कुछ अधिक स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मानव पूंजी के स्रोत क्या है? क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और वहाँ की मानव पूंजी में कोई संबंध होती है? क्या मानव पूंजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है, जिसे आमतौर पर मानव विकास के रूप में जाना जाता है? तो ठीक है, अ, रूप में जाना जाता है। तो आपके माता-पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे हैं? ज़रा सोचिए, आप पढ़ क्यों रहे हैं? आपके माँ-पापा आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? तो व्यक्तियों द्वारा शिक्षा पर व्यय कुछ उसी प्रकार का खर्च है, जैसा कि कंपनियां निश्चित अवधि में अपने दीर्घकालिक निश्चित लाभ को सुधारने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर करती हैं। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है। शिक्षा की भांति ही स्वास्थ्य को भी किसी व्यक्ति के साथ-साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है? एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति? चिकित्सा सुविधाओं के सुलभ नहीं होने पर एक बीमार श्रमिक कार्य से विमुख रहेगा, इससे उत्पादकता में कमी आएगी। अतः इस प्रकार से स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान
चिकित्सीय आयुर्विज्ञान बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित्सा तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता या ज्ञान का प्रसार और इसके साथ साथ स्वच्छ पेयजल का प्रावधान आदि का पर खर्च होने वाली राशि स्वास्थ्य व्यय के विभिन्न रूप से है। स्वास्थ्य पर किया गया व्यय स्वस्थ श्रम बल की पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और इसी कारण यह मानव पूंजी का निर्माण का स्रोत है। फर्में अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में व्यय करती हैं। इसके कई तरीके हो सकते हैं। फर्म के अपने कार्य स्थान पर ही पहले से काम काम को जानने वाले कुशल कर्मचारियों को काम सिखा सकते हैं। दूसरे कर्मचारी को किसी अन्य संस्थान प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा जा सकता है। दोनों ही विधियों में फर्म अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कुछ व्यय वहन करती हैं। इसी प्रकार से फर्म इस बात पर बल देंगी कि प्रशिक्षण के बाद वे कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक आवश्यक फर्म के पास ही कार्य करें। इस प्रकार फर्म उसके प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की उगाही अधिक उत्पादकता से हुए लाभ के रूप में कर पाने में सफल रहती है। कार्य के दौरान प्रशिक्षण पर किया गया व्यय भी इस दृष्टि से मानव पूंजी का स्रोत बन जाता है। तो ऐसे खर्च की तुलना में श्रम उत्पादकता में वृद्धि से हुए लाभ कहीं अधिक होते हैं। व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रवसन पलायन करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर प्रवसन मुख्यतः गांवों में बेरोजगारी के कारण होता है। तकनीकी शिक्षा संपन्न अभियंता डॉक्टर आदि भी अच्छे वेतन मानों की अपेक्षा में दूसरे देशों में चले जाते हैं। प्रवसनों की दोनों ही स्थितियों में परिवहन की लागत और उच्चतर निर्वाह लागत के साथ एक अनजाने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने की मानसिक लागतें भी प्रवासी श्रमिकों को सहन करनी पड़ती है। किंतु नए स्थान पर उनकी कमाई प्रवास से जुड़ी सभी लागतों से कहीं अधिक होती है। अतः प्रवसन पर व्यय भी मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। व्यक्ति श्रम बाजार तथा दूसरे बाजार जैसे शिक्षा स्वास्थ्य के संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यय करते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतनमान क्या है या फिर क्या शैक्षिक संस्थाएं सही प्रकार के कौशल में प्रशिक्षण दे रही हैं और किस लागत पर। यह जानकारी मानव पूंजी में निवेश करने से प्राप्त मानव पूंजी के भंडार का सदुपयोग करने की दृष्टि बहुत उपयोगी होती है। इसलिए श्रम बाजार तथा अन्य बाजारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने पर किया गया व्यय मानव पूंजी का निर्माण का स्रोत है। तो भौतिक पूंजी की अवधारणा के आधार पर मानव पूंजी के वैचारिक आधार का विचार की गई है। दोनों प्रकार की पूंजी के बीच कुछ समरूपताएं तथा प्रभावशाली असमानताएं होती हैं। तो मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है? आर्थिक राष्ट्रीय आय में किसका योगदान अधिक होता है? किसी कारखाने के कर्मचारी का या सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ का? हम जानते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण वह अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर पाता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है, तो फिर स्वाभाविक ही है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक व्यवधान रहित श्रम की पूर्ति कर सकता है। तो मानव पूंजी निर्माण दिल्ली में अस्थायी रूप से चल रहा एक विद्यालय है। यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। अतः कार्य के दौरान प्रशिक्षण श्रम बाजार की जानकारी प्रवसन आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन करती है। मानव की संवर्धित उत्पादकता या मानव पूंजी न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि ये साथ ही साथ परिवर्तन को प्रोत्साहित कर नवीनतम प्रौद्योगिकी आत्मसात करने की क्षमता को भी विकसित करती है। शिक्षा समाज में परिवर्तनों को वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे आविष्कारों और नव परिवर्तनों में सहायता मिलती है। इसीलिए शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायता होती है। मानव पूंजी की वृद्धि के कारण आर्थिक समृद्धि होती है। इसे सिद्ध करने के लिए व्यवहारिक साक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं है। इसका कारण मापन की समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूली वर्षों की गणना, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात और नामांकन दर आदि के आधार पर शिक्षा का मापन उसकी गुणवत्ता को आर्थिक रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं पर मौद्रिक व्यय, जीवन प्रत्याशा तथा मृत्यु दरों आदि से देश की जनसंख्या वास्तविक स्वास्थ्य स्तर पर सही ज्ञान नहीं होता। यदि इन सूचकों का प्रयोग कर विकसित तथा विकासशील देशों में शिक्षा व स्वास्थ्य स्तरों और प्रति व्यक्ति आय में सुधारों की तुलना करें तो हमें मानव पूंजी के परिवर्तनों में साहचर्य दिखाई पड़ता है, किंतु प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में ऐसी कोई प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती। दूसरे शब्दों में विकासशील देशों में मानव पूंजी की समृद्धि तो बहुत तेजी से हो रही है, किंतु उनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतनी तीव्र नहीं है। यह मानना तर्कसंगत है कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
अर्थात एक ओर जहाँ प्रवाहित उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूंजी के सृजन का कारण बन सकती है, तो दूसरी ओर उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है। भारत ने तो बहुत पहले आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि एक विशाल जनसंख्या वाले देश में तो विशेष रूप से मानव संसाधनों के विकास को आर्थिक विकास की युक्ति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना ही होगा। उचित शिक्षण प्रशिक्षण पाकर एक विशाल जनसंख्या अपने आप में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाली परिसंपत्ति बन जाएगी। साथ ही वह वांछित दिशा में सामाजिक परिवर्तन भी सुनिश्चित कर देगी। मानव पूंजी तथा आर्थिक समृद्धि के बीच कारण प्रभाव संबंध का स्पष्ट निरूपण कठिन होता है, किंतु 4.1 में देख सकते हैं कि ये दोनों क्षेत्र के साथ साथ समृद्ध हुए हैं। समतः प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धि ने दूसरे क्षेत्र का समृद्धि को सहारा दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया कि ज्ञान की परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रबंधन और टीका के विकास में सहयोग और अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगमन की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। इस नीति का दृष्टिकोण ये सुझाव देता है कि केवल मानव पूंजी का निर्माण ही भारत की अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की राह पर ले जा सकता है। भारत में आगे चलकर मानव पूंजी निर्माण इसकी अर्थव्यवस्था को ज्ञान परिदृश्य पर आधारित आर्थिक समृद्धि के उच्च पद पर ले जाएगा। तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत पिछले 2 दशकों में सॉफ्टवेयर उद्योग ने बहुत प्रगति के उत्साहजनक पूर्व प्रदर्शन किया है। अब तो उद्यमी, नौकरशाह, राजनेता सभी इसके बारे में विचार व्यक्त कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर भारत किस प्रकार अपने आप को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है, अर्थतंत्र में परिवर्तित कर रहा सकता है। कुछ ग्रामीण द्वारा ईमेल के प्रयोग के उदाहरणों को ऐसे व्यापक परिवर्तन का संकेत माना जाता है कि इसी प्रकार से ई प्रशासन को भविष्य में एक मार्ग के रूप से इसे जाना जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी का सही मूल्यांकन तो वर्तमान आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर रहता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं मानव विकास करने में सक्षम होंगी? चर्चा करें। तो चलिए सुदूर्घ दीर्घ जीवन यापन की क्षमता आती तभी ऐसे अन्य चयन करने में सक्षम हो पाते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। मानव पूंजी के विचार का मानव किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। यह साध्य उत्पादकता में वृद्धि का है। इस मात्रानुसार शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश अनुत्पादक है। अगर उससे वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत में वृद्धि ना हो तो अगर तो अनु उत्पादक है। मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है। भले शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर निवेश से श्रम की उच्च उत्पादकता में सुधार नहीं हो, किंतु इसके माध्यम से मानव कल्याण का समर्थन तो होना ही चाहिए। अतः श्रम की उत्पादकता में सुधार के पक्ष को अनदेखा करते हुए बुनियादी शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अपना अलग महत्व हो जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिकार सिद्ध हो जाता है। दूसरे शब्दों में समाज के प्रत्येक सदस्य को साक्षर तथा स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार होता है। आगे हम देखेंगे भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति। तो इस खंड में हम भारत में मानव पूंजी निर्माण का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना निवेश का परिणाम है। इसमें से शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हम जानते हैं कि भारत देश की प्रशासन व्यवस्था संघीय है, जिसमें केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकाय, नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत। भारत के संविधान ने सभी स्तर के प्रशासकीय निकायों के कार्यों दायित्वों को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर व्यय तीनों भी प्रशासकीय स्तरों पर प्रशासकीय स्तरों पर साथ साथ वहन किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण अध्याय 8 में किया जा चुका है, अतः यहाँ पर केवल शिक्षा क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे।
क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? तो भारत में शिक्षा क्षेत्र के विश्लेषण से पूर्व यहाँ हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रकों में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार करेंगे। हम जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी तथा सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है। इसी कारण इन सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता है, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। मान लीजिए जब भी किसी बच्चे को किसी स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है, जहां वो आवश्यक सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही होती हैं, तो इससे पहले कि बच्चे को किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित किए जाने पर निर्णय लिया जाए, पर्याप्त मात्रा में हानि हो चुकी होगी। यही नहीं, इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ताओं और लागतों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होती। इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही संस्थाएं एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं और शोषण करने लगती हैं। यहाँ सरकार की भूमिका का एक स्वरूप यह हो जाता है कि यह निजी सेवा प्रदायकों को उचित मानकों के अनुसार सेवाएं देने तथा उनकी उचित कीमत उगाहने को बाध्य करे। भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आती है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मंत्रालय और विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि कार्य कर रही है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ जनसंख्या का एक विशाल वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है, लोग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं कर सकते। यही नहीं, भारत की अधिकांश जनता अति विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा का भार वहन नहीं कर पाती। जब बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को नागरिक का अधिकार मान लिया जाता है, तो अनिवार्य है कि सभी सुपात्र नागरिक को, विशेषकर सामाजिक दृष्टि से दलित रहे वर्गों को सरकार ये सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करे। 100% साक्षरता और भारतीयों को औसत उपलब्धियों से प्राप्त वृद्धि के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें पिछले कई वर्षों से अपने शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि करती आ रही हैं। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। क्या आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करती है? सरकार द्वारा किए गए शिक्षा पर कुल व्यय को अधिक सार्थक रूप से समझने के लिए हम इस व्यय को दो प्रकार से व्यक्त करेंगे। कुल सरकारी व्यय में इसकी प्रतिशतता और सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत। तो कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सरकारी योजनाओं में शिक्षा के महत्व का सूचक है। सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षिक व्यय का प्रतिशत वह व्यक्त करता है कि व्यक्तियों की आय का कितना भाग देश के शैक्षिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 1952 को 2014 के बीच कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय लगभग 7.92% से बढ़कर 15.7% हो गया और इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत 0.64 से बढ़कर 4.13% हो गया। इस संपूर्ण समय अवधि में शैक्षिक व्यय की वृद्धि समान नहीं है, इससे अनियमित रूप से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि इस सरकारी व्यय के साथ हम व्यक्तियों के द्वारा किया गया निजी व्यय तथा परोपकारी संस्थाओं के शैक्षिक व्यय को शामिल कर लें, तो शिक्षा पर कुल व्यय और अधिक होना चाहिए। कुल शिक्षा व्यय का बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है। उच्चतर, तृतीय और शैक्षिक संस्थाओं जैसे उच्च शिक्षा के संस्थान जैसे महाविद्यालय, बहुतकनीकी संस्थान और विश्वविद्यालय आदि पर होने वाले व्यय सबसे कम है। यदि औसत रूप से सरकार उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है, किंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वित्तीय संसाधन को उच्चतर शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा की ओर कर देना चाहिए। जैसे-जैसे हम विद्यालय शिक्षा का प्रसार करेंगे, तो हमें उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं से प्रशिक्षित और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी, अतः शिक्षा के सभी स्तर पर व्यय में वृद्धि करना चाहिए। वर्ष 2014-15 में प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी होने वाले सार्वजनिक व्यय में राज्यों के बीच काफी अंतर है। जहाँ हिमाचल प्रदेश में इसका उच्च स्तर 34,651 रुपए है, वहीं बिहार में यह 4,088 रुपए है। इस प्रकार की विषमताओं के कारण ही विभिन्न राज्यों में शिक्षा के अवसरों और शैक्षिक उपलब्धियों के स्तर में बहुत भारी अंतर हो जाता है। विभिन्न आयोगों के
द्वारा शिक्षा व्यय के वांछित स्तर के साथ यदि शिक्षा व्यय की तुलना की जाए तो इसकी अपर्याप्तता समझ में आ सकती है। शिक्षा आयोग 1964-66 ने सिफारिश की थी कि शैक्षिक उपलब्धियों की समृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद को कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कानून बनाया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तमाम मजूमदार समिति ने अनुमान लगाया कि देश के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए 1998-99 में 2000 से 2007 के 10 वर्षों की अवधि में 1.3 लाख रुपए व्यक्त करना होगा। सकल घरेलू उत्पाद के 6% के स्तर की तुलना वांछित वर्तमान 4% व्यय का बहुत स्तर कम है। सही बात है। आने वाले वर्षों में 6% के लक्ष्य तक पहुंचने की आवश्यकता है, जैसे ही सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया। भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर 2% शिक्षा उपकर लगाना भी प्रारंभ कर दिया। शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने हेतु सुरक्षित रखा है। साथ ही सरकार ने उच्च शिक्षा संवर्धन के लिए भी एक विशाल धनराशि स्वीकृत कराने की बात की है। उच्च शिक्षार्थियों के लिए एक नई ऋण योजना की भी घोषणा की गई है। तो आगे हम देखेंगे भारत में शैक्षिक उपलब्धियां। तो भारत में शैक्षिक उपलब्धियां क्या है? तो हाँ, सामान्यतः किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन वयस्क साक्षरता स्तर, प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर और युवा साक्षरता दर द्वारा किया जाता है। और सारणी 4.2 में आप भारत की इन शिक्षा दरों को दशकों के आंकड़े दिए गए हैं। तो भविष्य की संभावनाएं क्या है? सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना है। यदि वयस्क और युवा साक्षरता दरों में सुधार हो रहे हैं, किंतु आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी ही है जितना स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। भारत की संविधान सभा ने 1950 में संविधान को पारित करते समय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट किया था कि सरकार संविधान पारित होने के 10 साल के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने तक अब तक 100% साक्षरता हो गई होती है, अगर प्राप्त कर लेती तो वयस्क साक्षरता दर 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के साक्षरों का प्रतिशत कितना है? 1990, 2000 और 2011-15 का है आंकड़ा। तो पुरुष की है 62 और 2000 में 68 हुई, 79 हुई, 2011 में 82 हो गई, 2015 में। और महिलाओं की 38 थी, बताइए। 1990 में 38 थी और 2000 में 45 थी और 2011 में 59 थी और अभी 66 है 2015 में। और पुरुष की प्राथमिक शिक्षा में देखेंगे तो पुरुष की 78% और महिला की 61 थी और 2000 में 85 और 69 हो गई और 2011 में बढ़कर 92 हो गई और 15 में 93 हो गई। और वहीं इसमें जो है महिलाओं की 2011 में बढ़ी थी और इसमें भी बढ़ी है। तो युवा साक्षरता दर की 15 से 24 वर्ष की बात करें तो पुरुष की 77 है, महिलाओं की 54 है और यहाँ पर 2000 में 80 है, 65 है और 2011 में 90 है और 82 है और अभी 93 और 90 देख सकते हैं आप। लिंग समता पहले से बेहतर। अब साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर कम हो रहा है, जो लिंग समता की दिशा में एक सकारात्मक विकास है। नारी शिक्षा को भारत में प्रोत्साहन दिए जाने के कई कारण हैं, जैसे शिक्षा नारी की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्तर में सुधार और साथ ही स्त्री शिक्षा प्रजनन दर और स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल पर अनुकूल प्रभाव डालती है। अतः हमें साक्षरता स्तर सुधारने के लिए अपने प्रयास में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। अभी हमें 100% वयस्क साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए अनेक मंजिलें को पार करना चाहिए। उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी। भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ही नुकीला है, जो दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा स्तर तक कम लोग पहुंच पाते हैं। यही नहीं, शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर भी उच्चतम है। राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक व ऊपर अध्ययन किया किया वो हो युवा पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर 19% थी। उनके शहरी समकक्षों में 16% अपेक्षाकृत कम स्तर पर बेरोजगारी दर थी। सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोगों में लगभग 30% बेरोजगार हैं, जो युवा ग्रामीण महिला थी। इसके विपरीत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के शिक्षित युवाओं में से केवल 3 से 6% बेरोजगार थे। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार इस स्थिति में अभी तक सुधार अपेक्षित है।
अतः सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन का आवंटन करना चाहिए तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के स्तर में सुधार लाना चाहिए ताकि वहाँ पढ़ रहे छात्र रोजगार योग्य कौशल प्राप्त कर सकें तथा कम पढ़े लिखे लोगों की तुलना की जाती है। तो शिक्षित लोगों का एक बड़ा अनुपात बेरोजगार है, क्यों? ये देखेंगे। निष्कर्ष क्या निकलता है? मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के आर्थिक, सामाजिक लाभों में तो सभी परिचित हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान करती आ रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं समाज के सभी वर्गों को सुनिश्चित रूप से सुलभ कराई जानी चाहिए ताकि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ समता की प्राप्ति हो सके। भारत के पास वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति है। समय की मांग है कि गुणात्मक सुधार करें तथा इस प्रकार की परिस्थितियों का भी निर्माण करें कि इन्हें भारत में पर्याप्त रूप से प्रयुक्त किया जा सके। तो पुनरावर्तन से क्या सीखा हमने? शिक्षा में निवेश मानव पूंजी में परिवर्तित करता है। इस प्रकार मानव पूंजी बढ़ी हुई उत्पादकता प्रतिनिधित्व करती है। यह एक अर्जित योग्यता है और ये समझ-बूझ से किए गए निवेशक निर्णयों को परिणाम है, जो भविष्य में आय का स्रोतों में वृद्धि की अपेक्षा से किए जाते हैं। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य प्रबंधन और सूचना भारत मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। भौतिक पूंजी की संकल्पना मानव पूंजी की संकल्पना निर्धारण का आधार है। पूंजी निर्माण के दोनों प्रकारों में कुछ समानताएं और विषमताएं हैं। मानव पूंजी निर्माण में निवेश को प्रभावपूर्ण तथा समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मनुष्यों के कल्याण के लिए अभिन्न है, क्योंकि जब लोगों के पास पढ़ने और लिखने तथा दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन की योग्यता होती है, तभी वे उन मूल्यों का मापन करने में सक्षम होंगे जिनको महत्व देते हैं। कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत सरकार द्वारा शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। तो चलिए, लेसन खत्म होता है। अभ्यास है जो आप करके किसी देश में मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत को बताना है। सब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा और इसको देने का प्रयास भी करिएगा या नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। लेकिन हाँ, जाने से पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम आपके लिए बहुत चीज़ें लाएंगे, लेकिन प्लीज़ इसको प्रोसीड करिए क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और मेहनत इतनी करनी पड़ती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।